वेलकम टू हर्जन एडुकेयर। मैं रोशन राज। आज का जो सेशन मैं लेके आया हूँ वो है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, हर चीज़ को डील करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, हर चीज़ को डील करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आप लोग तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए। और आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। आज का जो सेशन है इंडियन पॉलिटी का सेशन है, और इंडियन पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, आज का जो टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो हम लोग को पहला चैप्टर, पहला जो टॉपिक पढ़ना होता है, हम लोग को पहला जो चैप्टर पढ़ना होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या रिफॉर्म आए थे, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन सभी चीज़ को डील करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक ये है, हु इज़ द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब पहला कौन सा व्यक्ति थे, मतलब जो ऐसा कौन सा व्यक्ति हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का आइडिया दिए थे। तो हु इज़ द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खोज के रखिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ। तो पहला जो एक्ट आता है, पहला जो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ख़राब रहा है, बहुत ही दयनीय रहा है जब से ब्रिटिश हमारे देश में आए। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश लोग आए कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ सेटअप की। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो जो एक्ट बनाए हैं उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1857 में विद्रोह हुआ, तो 1857 के बाद क्या आ गया, क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे यहाँ रूल करेगी, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब रूल करने लगी तो यहाँ जो है इंडिया को सुधार करने के लिए बहुत सारा एक्ट बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपनी रूल की तरफ, और कंपनी रूल में कौन कौन सा एक्ट आया, कौन कौन सा एक्ट में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग एक्ट को ही देखेंगे, कौन कौन सा एक्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है कंपनी रूल। सबसे पहला क्या है, कंपनी रूल। कंपनी रूल कब आया, 1773, 1773 से 1857 तक ये कंपनी रूल रहा, ठीक है। अब कंपनी रूल में कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। कंपनी रूल में कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है, इस चीज़ को हम डील करेंगे। तो पहला जो एक्ट है द रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जो पहला फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ठीक है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। ये चीज़ क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो और सेकेंड जो है, सेकेंड जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 ईस्वी में आया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 ईस्वी में, ठीक है।
अब आते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट टोटल कितने आए थे? 4 चार्टर एक्ट, टोटल 4 चार्टर एक्ट आया है। और पहला जो चार्टर एक्ट आया था 1793 में आया था, 1793 पहला जो चार्टर एक्ट आया था 1793। और सेकंड जो चार्टर एक्ट आया था, सेकंड चार्टर एक्ट आया था कब? 1813 ईस्वी में, ठीक है, 1813 ईस्वी में, ठीक है। और जो थर्ड चार्टर एक्ट आया था 1833 ईस्वी में। कब आया था? 1833 ईस्वी, 1833, ठीक है। और जो फोर्थ चार्टर एक्ट था 1853 में आया था, ठीक है, 1853। तो आप सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देखिए, इसको याद करने का, इस चीज़ को लर्न करने का तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस, जो इस एक्ट का डिफरेंस देखिए, टोटल यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट और इनपिट्स इंडिया एक्ट का जो डिफरेंस है ये 10 का है, ये 10 है, ठीक है, ये भी 10 है। उसके बाद जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं ये 20 का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट और जो इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो 10 ईयर के अंतराल पे आया था, ठीक है। और जो चार्टर एक्ट जो स्टार्टिंग हुआ वो 10 ईयर का अंतराल पे वो भी था। और उसके बाद फिर जो चार्टर एक्ट 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ये जो चार्टर एक्ट है इन दोनों का कितने बीच में अंतराल था? 20 ईयर्स का डिफरेंस था, ठीक है, 20 ईयर्स का डिफरेंस पे आया था। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए हम 2 मिनट देते हैं, ठीक है। और हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, हु इज़ द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा M.N. रॉय। क्या आंसर होगा? M.N. रॉय। आंसर क्या होगा? M.N. रॉय। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये। अब इसके बाद आते हैं कंपनी रूल के बाद क्या होता है? क्राउन रूल। कंपनी रूल के बाद क्या आता है? क्राउन रूल। और क्राउन रूल में कौन कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं, कौन कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस चीज़ को हम लोग डील करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग पॉलिटी का कवर करते रहिए सेशन, और बहुत ही अच्छे से हम इस इंडियन पॉलिटी को डील करेंगे। और आप लोग से वादा है, आप लोग को वादा मैं करता हूँ कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इससे कोई भी क्वेश्चन जो वनडे एग्जामिनेशन होता है उससे कोई भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आपसे नहीं छूटेगा। तो अब सेकंड जो आता है वो है क्राउन रूल। क्राउन रूल, ठीक है, सेकेंड जो आता है क्राउन रूल। अब क्राउन रूल कब आया? 1857 का विद्रोह के बाद, रिवोल्ट ऑफ 18 आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 क्राउन रूल बिकेम, ठीक है, क्राउन रूल्स इंडिया, सॉरी, क्राउन रूल्स इंडिया। अठारह के विद्रोह के बाद जो है क्राउन रूल हमारे इंडिया में आ गया। और क्राउन रूल का सबसे पहला जो एक्ट है, सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सॉरी। जो पहला एक्ट है, जो फर्स्ट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858। इसके बाद जो है काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है, इसके बाद जो है इंडिया काउंसिल एक्ट आता है। तो इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट कब आता है?
1861 में। इसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, काउंसिल्स एक्ट आता है 1861 में। उसके बाद फिर इन सब जितना भी मैं एक्ट का डेट बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और ये डेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट से ही लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डेट को याद रखिएगा और डेट का सबसे पहले याद करने का अच्छा तरीका है कि उसका ईयर का डिफरेंस देखिए, ठीक है। आप अगर क्रोनोलॉजिकल वे से जाइएगा तो ईयर का डिफरेंस देखिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल्स एक्ट, सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, 1892 में, ठीक है। 1892 में जो है सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। और जो थर्ड आया था, थर्ड जो था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया काउंसिल्स एक्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909। और इसको क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1919, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका भी एक अलग नाम है। जैसे हम लोग देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट का जो है 1909 में आया था, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और इसी तरह हम लोग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको इस नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो आता है एक कमीशन आता है। तो हम क्या बोले थे कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके बाद जो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन को भी हम लोग डील करेंगे। कब डील करेंगे? जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे साइमन कमीशन किस लिए आया था, क्यों आया था। तो यहाँ पे एक बता दूँ, साइमन कमीशन 1927 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? नाइनटीन 1927 में आया था। ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था 1999 में, तो इसका वर्किंग कैसा हो रहा है, मतलब इसका जो है रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए इंडिया आया था साइमन कमीशन, ठीक है। अब 1927 में आया था, ठीक है, ये चीज़ तो लिख दिया हूँ। तो आप इस चीज़ को बहुत ही क्रोनोलॉजिकल वे से अगर जाते हैं आप, तो बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप क्रोनोलॉजिकल वे से ही याद कीजिएगा, तब याद होगा। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और एक नोट्स, मैं पहले भी बोला हूँ कि एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप इंडियन पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन है बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, मैं पहले भी बोला हूँ कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो नोट्स को आप रिवाइज करके मतलब बहुत ही कुछ ही घंटों में आप नोट्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और नोट्स जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, एक ब्रीफ मतलब होता है। तो आप शॉर्ट होता है, शॉर्ट में होता है नोट्स, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं,
और नोट्स जो है आप अपने हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो जो अब आते हैं साइमन कमीशन तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। इसके बाद जो एक और मिशन आता है क्रिप्स मिशन, इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, और फिर इसके बाद एक क्रिप्स मिशन प्लान आता है, क्रिप्स मिशन प्लान आता है, ठीक है। और ये कब आता है, ये आता है 1942 में और ये आता है 1946 में। अब इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे कब, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डील करेंगे ये क्रिप्स मिशन प्लान में है क्या, क्रिप्स मिशन प्लान क्यों आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग माउंटबेटन प्लान, ठीक है। इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान, इसके बाद जो आता है माउंटबेटन प्लान, इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान, ठीक है। अब आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉरी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के बाद एक और एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है, एक्ट 1935। अब इस चीज़ को भी हम लोग डील करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब डील करेंगे। तो अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन प्लान के बाद आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, कब होता है 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के द्वारा जो है हमारा जो इंडिया है एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन जाता है, और यहाँ से जो है ब्रिटिश जो है चले जाते हैं, ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो जाता है इस एक्ट के तहत। और ये हमारा चैप्टर में ये जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है जो चैप्टर है, अब हम एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, तो आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं साइड में लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चैप्टर में। अब क्या है, अब जो दूसरा चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेकेंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना लें, और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों बच्चों इसमें क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, सबसे पहले एक असेंबली रिफॉर्म किया गया, उसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और कौन से मिशन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट को
कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फॉर्म किया गया। पॉज करो, पॉज कर। तो अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसी के तहत जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ, और उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही, सॉरी। तो अगला जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगला जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसी के तहत कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होने के बाद जो है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखा गया। उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी आया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, सबसे पहली बात ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। हु इज द, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। हु इज द चेयरमैन ऑफ, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो वो चेयरमैन कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सॉरी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। यूएसए का जो है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यूएसए का जो है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहीं से हमारा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम को बोरोड किया गया है, ठीक है। वहीं से जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम को बोरोड किया गया है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न ये है कि हमारे देश में इमरजेंसी कब कब लग सकते हैं और कौन कौन आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आता है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकेंड थर्ड टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। देयर आर 22 parts in Indian Constitution।
एंड हाउ मेनी शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे और शेड्यूल का भी चर्चा कर लेते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स। ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टोटल 22 पार्ट्स हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। टोटल 22 पार्ट्स हैं और शेड्यूल कितना है? 12 शेड्यूल है। शेड्यूल कितना है? 12 शेड्यूल्स, ठीक है। 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब आते हैं द प्रेम्बल। अब जो चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब आता है प्रेम्बल। तो जो सबसे पहला जो है, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं तो सबसे फर्स्ट जो आता है प्रेम्बल आता है, ठीक है। द प्रेम्बल ये थर्ड टॉपिक है। कौन सा है? थर्ड टॉपिक। तो द प्रेम्बल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? प्रेम्बल जो है हमारे यूएसए से लिया गया है। प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है। अब इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। borrowed from preamble borrowed from यूएसए, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है कहाँ से बोरोड किया गया है? यूएसए से, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, कौन से अमेंडमेंट के तहत, कौन से अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल में जो है चेंजिंग लाया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वां संशोधन बिल के तहत प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेक चेंजेस इन इंडियन इन प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में कब आया था? 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 के तहत जो है प्रियम्बल में क्या हुआ था? चेंजिंग हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है, ये सब कि हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे प्रियम्बल में। और उसके बाद फिर जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो अगला जो टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है टॉपिक सिटीजनशिप। ठीक है। इंडियन एंड टेरिटरीज में सब टॉपिक क्या क्या है? सबसे पहला सब टॉपिक इसमें इवोल्यूशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज। इवोल्यूशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज, ये टॉपिक है, ठीक है। सब टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में, ये सब टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि जितने भी हमारे देश में यूनियन स्टेट हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और यूनियन टेरिटरीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसको हम लोग ने मिलाया, ठीक है। हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो कैसे इन सब स्टेट को एक किया
ठीक है, और कब कब एक हुआ, इस चीज़ को हम लोग को इसमें पढ़ना है। और फिर सिटीजनशिप, अब सिटीजनशिप में अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब टॉपिक कौन कौन सा है, इस चीज़ को देख लेते हैं। सिटीजनशिप में सबसे पहला टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब क्या हुआ, आप सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आप सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आपका फिर सेकंड जो टॉपिक है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आप जो है आपका सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकता है, आपका सिटीजनशिप कैसे कैंसिल हो सकता है। जो सेकंड जो सब टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप कैसे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, आपका सिटीजनशिप कैसे कैंसिल हो सकता है। पहला जो था सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, और दूसरा जो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप आपका कैसे कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब होता है नागरिकता, ठीक है, आपका नागरिकता कैसे, आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं और नागरिकता कैसे आपका लॉस हो सकता है। जो सेकेंड सब टॉपिक है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपका नागरिकता कैसे कैंसिल हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपका नागरिकता कैसे कैंसिल हो सकता है। पहला जो था नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जो है नागरिकता को आप कैसे आप लॉस कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगला जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से ही बनता है। और फंडामेंटल राइट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास, हमें जो संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हैं। जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये सब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ये सब टॉपिक को हम लोग देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी में डील करेंगे। तो अभी हम लोग सब टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स मिला है, ठीक है। तो क्या है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार, इसको क्या बोलते हैं जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट, कितने टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। और जो पहला जो फंडामेंटल है राइट टू इक्वलिटी, पहला जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। और ये कितना 13 आर्टिकल नंबर 13 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स डील करता है, ठीक है, आर्टिकल 13 टू 35, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डील होता है। और सेकंड जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम, जो सेकेंड फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है। और फिर जो थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, जो थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। टोटल हमारे पास कितना फंडामेंटल राइट है 6 फंडामेंटल राइट है। और पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये फोर्थ है। एंड फिर अब फिफ्थ और सिक्स्थ देखेंगे, कौन सा देखेंगे,
5th और 6th, और जो 5th है फिफ्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये है हमारा 5th। और सिक्स्थ है एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन। कौन सा है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये है हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स। पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, और थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। ये है 6th। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से डील करना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कोई क्वेश्चंस हम दावा करते हैं कि कोई क्वेश्चंस आपको इस सब चैप्टर से नहीं छूटेगा। और जो एक और क्वेश्चंस बनते हैं, इसे बहुत ही बार रिपीट किए जाते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो है क्या है? ये भी एक राइट है, ठीक है। ये भी एक राइट है, लेकिन ये कौन सा है? लीगल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। कौन सा है? लीगल राइट, ठीक है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। एक है राइट टू प्राइवेसी, इट इज ऑल्सो अ लीगल राइट। संवैधानिक अधिकार, ये संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसको क्या कहते हैं? लीगल राइट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों जो है लीगल राइट है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये दोनों जो है लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट में था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट में था, और ये जो है अब क्या कर दिया गया? वो लीगल राइट में चेंज कर दिया गया। और इसका ये प्रश्न उठता है कि ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया। तो ये इसका जो अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये जो है इसको चेंज कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट से फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कर दिया गया। तो ये था फंडामेंटल राइट में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, और इसे हम अब मिटाते हैं, ठीक है। और आप लोग नोट्स कर लीजिए सबको। तो अगला जो है अगला जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव, अगला जो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको जो है DPSP, इसको DPSP के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये जो आर्टिकल है 36 टू 51, तो हम लोग देखे थे इसके पहले जो फंडामेंटल राइट था, हम लोग देखिए आर्टिकल भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकल वे से जाए
तो हम लोग आर्टिकल भी याद कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो हम लोग देखें 13 to 35, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है 36 to 51, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितना है 36 to 51। अब इसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे कब, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई बार बोला जाता है ऐसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरह से अलग है फंडामेंटल राइट से। तो फंडामेंटल राइट जो है यहाँ के इंडिया के जो पीपल को बाध्य करती है कि हम फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग चलें। और जो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेट, यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट, तो ये स्टेट राज्य को बाध्य करती है कि आप डीपीएसपी के तहत कोई भी जो रेगुलेशन लाते हैं, कोई भी एक्ट लाते हैं कि इसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में ये डिफरेंस है। तो ये हो गया। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A में आता है, 51A में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, लेकिन इसको जो है किसी अमेंडमेंट के तहत, किसी अमेंडमेंट नहीं 44th अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है इसको ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51A। और जो कमिटी बनी थी जिसको जो सजेस्ट की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। उसका नाम क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये जो कमेटी बनी थी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए जो कि नागरिक का जो ड्यूटीज़ है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 1976 में 76 अमेंडमेंट एक्ट आया था और इसको सजेस्ट कौन किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट, ये तीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो जितने भी कमेटी हम लोग पढ़ेंगे आप लोग उस कमेटी को याद कीजिएगा कि कौन कौन से कमेटी के लिए ये गठित हुआ था, कौन कौन से चीज़ के लिए, कौन कौन सा पॉलिसी के लिए गठित हुआ था ये सब कमेटी। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव का सबसे हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है प्रेसिडेंट होता है। हु इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट। और एक क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया, हु इज़ नोन एज फर्स्ट पर्सन ऑफ, हु इज़ नोन एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले नागरिक कौन जाने जाते हैं, ठीक है, किसको बोला जाता है पहला नागरिक? तो इसका जो जवाब है ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। और जो हमारे अभी के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। और इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के थे? बिहार राज्य के गवर्नर थे, ठीक है। कहाँ के थे? बिहार राज्य के गवर्नर थे। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है वो प्रेसिडेंट का है, ठीक है। और प्रेसिडेंट में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ को डील करना है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। प्रेसिडेंट में बहुत लंबा टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे से डील करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पहला जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और सेकंड जो है
ओथ, ओथ एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सेकेंड है। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म्स, टेन्योर की जगह हम टर्म्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टर्म्स की जगह टेन्योर भी लिख सकते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब इसके पावर के बारे में देखेंगे, इसका पावर कितने पावर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने टॉपिक में देखेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर को डील करेंगे, प्रेसिडेंट को डील करेंगे, तब हम लोग पूरे इसके पावर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ पावर्स, ओथ, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या बहुत सारा है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, मिलिट्री पावर, ठीक है, वीटो पावर, ये बहुत सारे पावर हैं प्रेसिडेंट के पास, जो कि हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अब जो आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इनका भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी क्वालिफिकेशन क्या क्या पढ़ना है, उसका टॉपिक है क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ, ठीक है, ओथ पढ़ना है। टर्म्स ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस, फिर उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद जो है टर्म्स ऑफ ऑफिस के बाद वैकेंसी, पावर एंड फंक्शंस, क्या, पावर एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ओथ, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है एक अलग से हम सेशन करेंगे, लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अलग से हम लोग सेशन करेंगे। और लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब का जो है ये जो सेशन होगा अलग से होगा। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन सब से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करेंगे। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर में। अब जो अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स, अब जो अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स, तो इनका सबसे पहले इनका पावर, प्रेसिडेंट का पावर, ठीक है, क्वालिफिकेशन, सेकंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन, फिर टेन्योर, ठीक है, फिर ओथ, ठीक है, ओथ, ठीक है, और फिर ओथ के बाद फिर ये इतना ही हम लोग को पढ़ना है, पावर
क्वालिफिकेशन, टेन्योर, ओथ्स, इतना जो है 4 टॉपिक जो है हमें प्राइम मिनिस्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगला जो टॉपिक है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो नहीं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पद को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो है थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे, कुछ बने थे। उस चीज़ को हम अगले क्लास में सॉरी इसका एक अलग क्लास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को हम देंगे और इस चीज़ को हम डील करेंगे कि क्यों ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बनाना पड़ गया। अब आते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और जो सेकंड है पावर, पावर एंड फंक्शंस, ठीक है। और जो थर्ड है टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये चीज़ जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, पावर्स एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब आते हैं अब यूनियन लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब हम लोग जो है कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर कितने होते हैं? 2। राज्यसभा, हमारे देश में 2 लेजिस्लेचर हैं, सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 लेजिस्लेचर हैं और स्टेट गवर्नमेंट में 2 लेजिस्लेचर होते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में जो है सिंगल लेजिस्लेचर ही होता है। तो आते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर जहाँ की बिल पास होता है, जितने भी कानून होते हैं यहीं से बनते हैं, यहाँ से जब बिल पास होता है तो कानून बनता है। तो पहला जो लेजिस्लेचर है राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस, इसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस, इसको अपर हाउस। और सेकंड जो है राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, सेकंड जो है लोकसभा, लोकसभा, इसको लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस के लोअर हाउस भी बोला जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अब इसका जो है हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन, पावर, नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके। एंड लोकसभा का भी सेम चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शंस, पावर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एंड अब इसके बाद आते हैं राज्यसभा। हर राज्यसभा या लोकसभा किसी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए एक चेयरमैन या एक स्पीकर होते हैं, ठीक है। अब स्पीकर के बारे में हम लोग देखते हैं, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तब आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा में। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा में कौन कौन सा टॉपिक है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहला जो टॉपिक है वो है पावर्स, पावर्स। सेकंड जो है रोल्स, क्या रूल्स हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा का लोकसभा में। और फिर फंक्शंस, ठीक है, फिर फंक्शंस। और फिर इसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्टी स्पीकर। और फिर आते हैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा, सॉरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट,
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब ये हुआ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो जब कोई भी आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो ऑलरेडी उनका जो ऑफिस है, उनका जो पद है चेयरमैन के लिए, राज्यसभा का चेयरमैन के लिए खाली रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएंगे, जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक में आते हैं। और जो अगला टॉपिक है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये है। ठीक है, ये है, ये हो गया सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब आते हैं, अब जो अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूंसी फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड, ये क्या है? ये फंड है क्या? ये जो है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड, ये आप लोग सर्च कीजिएगा, लेकिन ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ये चैप्टर इस टॉपिक को पढ़ाएंगे जब हम लोग इस चीज़ को डील करेंगे, जब प्रेसिडेंट को डील करेंगे तब इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, कॉन्टीजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि वो इन्हीं के अंदर आता है, प्रेसिडेंट के अंदर ही ये जो है कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टीजेंसी फंड आता है। तो अब अगला जो चैप्टर, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग जानते हैं कि ये जो कोर्ट है एपीलेट कोर्ट है। अब आपका जो ये कोर्ट है जो सुप्रीम है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी जजमेंट और भी कोई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम है, ये जो है सबसे ऊपर हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कोर्ट है, मतलब कि आप सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं कोई भी याचिका को दायर करके। तो आप इसका जो है अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें जो पढ़ना है हमें, इसमें जो पढ़ना है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है, उसका उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ओथ्स, उनका ओथ्स कौन ले मतलब किसके द्वारा लिवाया जाता है, ओथ्स, ठीक है। और फिर रिमूवल ऑफ जजेज, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, रिमूवल ऑफ जजेज, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेज। तो ये है हमारा टॉपिक, और इस चीज़ को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में और भी टॉपिक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जजेज, इंडिपेंडेंसी ऑफ जजेज, ठीक है, ये सब टॉपिक जो है सुप्रीम कोर्ट में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ लिए, जो यूनियन सेंटर है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव थे हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव में। स्टेट में क्या क्या एग्जीक्यूटिव, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता क्या, ये बताइए।
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव? एग्जीक्यूटिव वैसे को बोलते हैं जो हम लोग को कानून जो फॉलो करवाते हैं, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव जो कानून जिनके द्वारा कानून बनाया जाता है उन्हें लेजिस्लेटिव कहा जाता है, और जिनके द्वारा कानून को जो है लॉ को जो है फॉलो करवाया जाता है उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये होता है मेन डिफरेंस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। तब आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब ये बताइए स्टेट का हेड कौन होता है? जैसे हमारे इंडिया के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। उसी तरह स्टेट का हेड कौन होगा? तो स्टेट का हेड कौन होगा? गवर्नर। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट? गवर्नर। गवर्नर, ठीक है, इसको राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर। हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट? गवर्नर। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी करंट में जो गवर्नर हैं, किस किस राज्य के कौन कौन से गवर्नर हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप गवर्नर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका हम एक सेशन भी करवाएंगे, लिस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी का डेट आ चुका है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और दूसरा जो है, जो अब गवर्नर का जो हम लोग पढ़ेंगे, अब पावर ऑफ गवर्नर पढ़ेंगे। पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर। सेकेंड जो है सैलरी एंड अलाउंस। क्या अलाउंस है? सैलरी क्या होता है? सैलरी क्या है गवर्नर का? अलाउंस क्या मिलता है? क्या क्या सुविधा मिलते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सैलरी एंड अलाउंस। तो ये सैलरी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है, ठीक है, गवर्नर का सैलरी कितना होता है, सीएम का सैलरी कितना होता है, पीएम का सैलरी कितना होता है। तो इस चीज़ से वन लाइनर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं वन डे एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। हर जितने भी एग्जीक्यूटिव हुए, प्रेसिडेंट हो गए, सीएम हो गए, पीएम हो गए, सबके हम लोग गवर्नर हो गए, इन सब के सैलरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और टेन्योर ऑफ गवर्नर, टेन्योर ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ गवर्नर तो हो गया, पावर्स ऑफ गवर्नर हो गया। फंक्शंस ऑफ गवर्नर, फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड का, ठीक है, ये हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड का। और अब आगे चलते हैं, उसके बाद सीएम के बारे में देख लेते हैं। सीएम, उसके बाद जो है हम लोग चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लेंगे। चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इनका ओथ, पावर, इनका ओथ, पावर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ओथ, पावर्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है। सीएम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और सीएम को देखेंगे। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि हम लोग देखें यूनियन में भी लेजिस्लेचर होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह स्टेट में भी लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो स्टेट में लेजिस्लेचर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। जैसे कि जो पावर लोकसभा का होता है, सेम पावर लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। जो पावर राज्यसभा का होता है, सेम पावर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। तो स्टेट में ये जो पावर होगा सिर्फ स्टेट में होगा, न कि इंडिया में, और ये जो लोकसभा का जो पावर होगा इंडिया में होगा, ठीक है। ये तो जो स्टेट में जो है ये अपर हाउस बोला जाता है, स्टेट का अपर हाउस,
और ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट का लोअर हाउस, ठीक है। इन चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद फिर आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, सॉरी, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, ठीक है। और फिर आता है रिमूवल ऑफ जजेस, जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इस चीज़ को पढ़ना, हाई कोर्ट टॉपिक में हमें इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक आएंगे, इसके बाद होंगे पंचायती राज। इसके बाद जो टॉपिक होगा ये होगा पंचायती राज। क्या होगा? पंचायती राज। और ये जो टॉपिक है एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। पंचायती राज जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक अलग टॉपिक है, और इसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। पंचायती राज, पंचायती राज। टाइप ऑफ पंचायती राज, टायर मतलब कितने लेवल में बटे होते हैं पंचायती राज। तो सबसे पहले इससे एक अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है, कौन सा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज जो है पहले नहीं था, हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसमें पंचायती राज का सिस्टम नहीं था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और ये जो गवर्नमेंट होता है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या कितना होता है? 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज, सॉरी 3 टियर होता है, 3 टियर सिस्टम होता है। क्या होता है? 3 टियर सिस्टम। 3 स्तर पर यह सिस्टम होता है। पहला स्तर होता है जिला परिषद। कौन सा होता है? जिला परिषद, जिला परिषद। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। और जो थर्ड होता है वो होता है विलेज पंचायत। वो थर्ड होता है क्या? विलेज पंचायत। ये होता है विलेज लेवल, विलेज लेवल, ठीक है। ये है हमारा पंचायती राज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद एक और है म्यूनिसिपैलिटीज़। कौन? म्यूनिसिपैलिटीज़। इसके बाद जो टॉपिक है एक और है म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। ये जो है, जो हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं वो है रूरल के लिए, रूरल सिस्टम के लिए, मतलब रूरल जो गांव, हम लोग गांव में जो रहते हैं उन लोगों के लिए। और जो शहरी में अर्बन एरिया के लिए जो है वो है म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ ये हो गया अर्बन के लिए, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। और जो लास्ट होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों इतना ही हमारा टॉपिक है। इतना टॉपिक जो है हमारे इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएं, ठीक है।
और जो एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं एनटीपीसी का, तो आप उसका बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से ज़ोर शोर से लग जाइए। और आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और अगले सेशन में जो है हमारा पहला जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।